त्र्यंबक नगर परिषदेत आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महंत हरिगिरी महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न। कुंभमेळ्यासाठी सर्वांची एकजूट महत्त्वाची असल्याचे महंत हरिगिरी महाराज यांचे बैठकीदरम्यान प्रतिपादन। कुंभमेळा जागतिक स्तरावर पोहोचला आहे। मागील कुंभमेळ्यापेक्षा येणारा कुंभमेळा भव्य दिव्य व्हावा यासाठी आपसातील मतभेद व स्वतःचा स्वार्थ विसरून सर्वांनी एकत्र यावे। आखाडा परिषद सर्व ताकदीनिशी आपल्या पाठीशी सदैव उभी राहील असे प्रतिपादन आखाडा परिषदेचे महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज यांनी केले। अखाड़े के पास कुछ और तमाम धार्मिक संगठनों में रहने के कारण और अनेक व्यवस्था में रहने का, चाहे वो मेरे जीवन में किसी दल के हो, सवाल है नहीं कि मैं किसी दल से ही मतलब मेरा नहीं रहता है। मैं तो जैसे रहा 2013 में आया, सीधे भुजबल जी से मुलाकात किया। यहाँ आया, आने के बाद सीधे मैंने कहा भुजबल जी के पास जाना है, 50 महात्मा लेकर सीधे भुजबल जी के पास गए। भुजबल जी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री से मिले। मैं तुरंत कहा करार पूरा के लिए प्रस्थान किया 50 महात्मा लेकर। उसके बाद मैंने वहां अपने विचार जोरदार ढंग से मैंने कहा, उन्होंने कहा आपका काम है भुजबल जी को प्रसन्नचित कीजिए। नासिक का भाग्य का मामला ज्यादा जो है, जो भुजबल जी जैसे कर्मठी, हमने कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो कम्युनिस्ट हो, इस विचारधारा का हो, जिसकी अपना कुछ लोग नहीं हो, अपना स्वार्थ नहीं हो, त्र्यंबकेश्वर के बारे में कुछ कर सके, कुछ सोच सके, कुछ चिंतन कर सके। तो कई मेरी समस्याएं में, क्योंकि मैं आता रहा, समस्याओं से देखता रहा, मेरा यह चिंतन सोच था भगवान त्र्यंबकेश्वर से गौतम ऋषि महारानी अहिल्या से मेरा असली मालिक कौन है? भगवान त्र्यंबकेश्वर, ऋषि गौतम, कुशावा। हम खामो खाकर ये तो हमारा कुछ न कुछ सहयोगी, हमें कुछ न कुछ देने वाले, कुछ न कुछ मेरे बारे में ऊपर लिखने वाले अधिकारी क्या होते हैं कि हमें जितनी अच्छी से अच्छी बेस्ट व्यवस्था क्या हो सकती है वो इनसे मानसिक दान से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि अपने मानसिक दान से वो क्या सबसे बड़ा कोई दान है, उसका नाम है मानसिक, दूसरा शरीर, तीसरा आर्थिक का महत्व मैंने कभी जीवन में नहीं रखा। हमारे सामने आया, यह अखाड़ा बहुत पैसे वाला है, यह अखाड़ा ये पैसे वाला, ये पैसे वाला। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ उसके पास है तो लोगों के लिए क्या करता उसकी चिंता है। हमारा शुरू से चिंतन था कि कुंभ मेले में आने वालों को हम क्या दे सकते हैं। नगर पालिका को विकास के लिए, यहाँ आदिवासी क्षेत्र के लिए, यहाँ ब्राह्मणों के लिए, आम आदमी के लिए, कर्मचारियों के लिए, अरे मैं नागरिक हूं तो मेरा कर्तव्य क्या? हमें कुछ कर्तव्य है कि नहीं? मैं क्या अपने कर्तव्यों का नैतिक निर्वाह कर पा रहा हूं? तो पहले क्यों नहीं अपने से ज्ञान होता। कबीर दास का एक विभाग याद रहेगा, साधु महात्माओं का एक विभाग रहेगा, तो हमारा जीवन अपने आप को प्रेरणा मिलेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ कर गुजरना है। पहले भी मैं आप लोगों के बीच में आते थे, अपना विचार रखते थे, हमसे जैसे लोगों ने कहा विचार हुआ, मैंने कहा आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपका कुछ सफर का एक चौराहे तक का एक सफल साथी हो सकता। मैं पसंद है आप ये चाहो कि आप बैठे रहो तो मैं आपके साथ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होता हूं जो खुद ही नहीं खड़ा होना चाहता है। अरे हम तो उसको उठाएंगे जो जानेंगे उठना चाहता है, और जो जान बुझ कर बैठा हुआ है और वो अड़ियल कर बैठा है कि मैं उठूंगा ही नहीं, मैं उठूंगा ही नहीं। मैं बोलता हूं उसका समय इंतजार करेगा, वक्त होगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, पेशाब लगेगा, नहीं बर्दाश्त होगा तो खुद ही राम का उतरे उठा के भाग जाएगा।
और नहीं तो समय के ऊपर उसको विश्वास होना चाहिए। इसलिए आज हमारे जीवन का एक अधिकारी से ऐसे हमारा संबंध था जो फर्स्ट मुलाकात है। फर्स्ट मुलाकात में था कि हम लोग माध्यम था, अचानक बहन ने कहा मिलना है, क्योंकि हम तो जानते थे नवरात्रों में हमारे यहाँ आदरमान हृदय से हम लोग कहते हैं मानते और उसको जीवन उतारते भी और जीवन को उसको पूरी तरह से अमल करते हैं। कुछ तरीके से बहन को जब मालूम हुआ कि नई नई पोस्टिंग हुआ तो ऐसे में नगर पालिका में बहुत कम आता हूं, आने का शौक हमको पूरा है। भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का कसम खाकर बोलता हूं कि मैं प्रतिदिन नगर पालिका में आना चाहता हूं, प्रत्येक कर्मचारियों के साथ बैठना उठना, क्योंकि वो मेरा एक शौक भी है, फैशन भी है कि कहां क्या है, कहां क्या इनके मैं कुछ काम आ सकता हूं, क्या इन्हें कुछ हम दे सकता हूं, कुछ का मानसिक दान दे सकता हूं या कुछ इनके जीवन में सहयोग कर सकता हूं, क्या किसी प्रकार से मैं इनके काम आ सकता हूं कि नहीं। क्या हमारा कोई जॉब कहीं करना चाहे, मैं आपके काम आ सके तो अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य में मानता हूं। तो पहले भी जो मेरे पास जो भी बोल रहे थे, जब इन्होंने हमसे कहा, सभी अखाड़े भी थे, सभी लोग जानते हैं जीवन का उतराव चढ़ावे, जीवन का भूषण गहना क्या है, गहना। 2013 में एक भयंकर घटनाएं भी हुई जिससे लोग बोले कि टूट गया। मैंने कहा टूटते वो जो गिर के उठना नहीं चाहते हैं, आज जिनके जीवन में गिर के उठने का अभ्यास होता है वो कभी बड़े नहीं करते हैं, वो समय देखते हैं, हिम्मत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, चाहे एक बार नहीं पहाड़ चढ़ने में चाहे 1000 बार गिरना पड़े, बस लक्ष्य को प्राप्त करना उनके जीवन का अंतिम या तो कार्य करामी या शरीर त्यागी या शरीर को भी गति को प्राप्त करना है, नहीं तो लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो मैं इनसे कहा था कि आप 10 आदमी, कितने 10-12 आदमी हवाई जहाज किराया फूको, टिकट फूको, मैं फिर आपके काम आ सकता हूं। जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज पर उतरोगे तो वहां मैं आपको सब स्टैंडर्ड सुपर व्यवस्था कर सकता हूं। पर कब जब आप अपना 10-50,000 खोगे, तुम्हें मालूम हो ये नहीं कि बोले बाबा जी गया अपना फूक फाक के चलाया, हमारा कुछ लगा भी नहीं, कोई खर्चा नहीं, तो मैंने कहा आपको मोह भी नहीं होगा। और जब आप रुपया खर्च करेंगे, आपका अर्थ जाएगा, तो निश्चित आप जी कहेंगे मेरी राजनाथ सिंह से मुलाकात ठीक रही, उमा भारती से ठीक रही और अफिसावी से ठीक रही, जितने मंत्रिमंडल में था सब लोग ठीक थे। भाई हमें तो ये था कि उमा भारती थी, वो बहन थी, यहाँ भी आई तो उसको आने पर मैंने 20,000 का रोड बनाया, वो जो नीचे मका का रोड जा रहा है। सिर्फ उसने कहा कि हरिगिर जी मेरे कमर में डिस्क की तकलीफ है, तो आप हमसे कह चुके हैं कि एक बार आपको आना है। तो बोले मेरे जीवन का उद्देश्य है कि आप मेरे उस समय के मित्र थे कि जब मैं कई बार जीवन में चढ़ाव उतराव आती रही, अगर आप हमसे मिलते रहे, मिलना नहीं छोड़े, इसलिए मैं आपके काम के लिए निमंत्रण में तो नहीं आ रहा है। और महाराष्ट्र सरकार जो लिख के देगी, गिरीश महाजन जो लिख के देंगे वो डेरे वो गुफा, क्योंकि मैं गंगा का उसका उस समय जो था सिंचाई मंत्री के गंगा के वो मंत्री थे पानी, बोले जो भी डेम में चाहे 80,000 करोड़ लगे, चाहे 500,000 करोड़ लगे, जो होगा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कुबेर की चाबी हमारे पास मिल गई हरिगिर जी, ये पट्टा नहीं है, कभी जा सकती है, आज है कल नहीं जा सकती है, पर जो चाहिए ले लीजिए, स्टेट से प्रस्ताव पास करवाइए। पर तरीका कह रहा है कि हम वो बोल महाराष्ट्र में आते रहे, महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव पास करने तैयार नहीं थी, वो नेता अपने अपने फिटों में रह गए, अपने अपने व्यक्तियों को चयन करने में रह गए, वो ठेकेदारी में चयन नहीं कर पाए और लोग चयन नहीं कर पाए। हम भी गए, चाय पी के देखा कि काम तो इनका भी, हम तो त्र्यंबकेश्वर के लोगों के साथ हैं ना, त्र्यंबकेश्वर के लोग चाहेंगे तब तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, कुछ बोल सकता हूं, नहीं तो आप अपने ही राग द्वेष में कहेंगे कि पूरा त्र्यंबकेश्वर के 20 किलोमीटर का सारे के सारे प्लाट बना के बेच देना है, तो मैं तो आपके साथ रहूंगा, कहूंगा नासिक उस पार कुंभ मेला लगेगा,
आप कहीं महाराज जी 30 किलोमीटर आगे चलना, हम बोलूंगा ठीक है धन्यवाद, क्योंकि आपके साथ जीना आपके साथ मरना है, जाना तो जाना कहाँ है, क्योंकि नहीं, क्योंकि अमृत तो गिरा है कहाँ, कुशावर्त में, नहीं तो हम भी पलायन कर सकते थे कहाँ, नासिक, क्योंकि नासिक त्र्यंबकेश्वर से विकासशील है, रहने की जगह है। और कहीं न कहीं मैंने कहा वहां अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, तो मैंने कहा वहां जा सकते हैं। अगर मेरे जो बुजुर्ग थे, जो मेरे सिखाने वाले थे, वो हमको बताए, जो हमें जानकारी तथ्य को जानकारी दिया कर, बिना छानबीन किए हुए, बिना इतिहास को देखे हुए कोई निर्णय लेने के पहले विचार करो, इतिहास को देखो। जब मैं उस पर चिंतन किया तो मैं देखा कि नगर पालिका महाराष्ट्र में बंबई, तीसरी नगर पालिका त्र्यंबकेश्वर बनी। अब आप सोचिए इसका क्या महत्व था। तीसरी नगर पालिका ब्रिटिश सरकार ने त्र्यंबकेश्वर को बनाया। महाराष्ट्र में तीसरी नगर पालिका कोई है तो उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। ये भौगोलिक स्थिति कुछ और कारण से ये शहर शिकार हो गया। अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण, निष्क्रियता के कारण जब समय आया तो उन्होंने कहा कि सहारनपुर, जैसे हरिद्वार का दुर्भाग्य क्या था, जिला सहारनपुर होना, जिला सहारनपुर होना वो दुर्भाग्य था। जब हम लोग बोलते थे हरिद्वार कुंभ मेला तो सहारनपुर वाले बोले मेला तो सहारनपुर का है महाराज जी, मेरठ सहारनपुर का आपका क्या है। ऐसे ही यहाँ व्यवस्थाएं थी कि वहां जब हुआ इतिहास में तो उसका गांव का नाम जो हरिद्वार एक गांव था, उसका नाम क्या हो गया, तहसील रखवाया गया और तालुका के बाद वो जिला रखा गया। इसी तरीके से प्रयागराज जो एकमात्र किसी काल में उसको एक मोहल्ला बना दिया गया था प्रयागराज। समय आया फिर वो कुंभ मेला प्रयागराज, संतों ने उस उद्देश्य को नहीं छोड़ा था। झगड़े बहुत हुए, शासक बदलते रहे, व्यवस्था आती रही, चढ़ाव उतराव आते रहे, कुछ काल हंसने का आया तो कुछ काल रोने का भी आया। अब फिर उसके बाद रात्रि के बाद दिन होना, दिन के बाद रात होना प्राकृतिक का नियम है। तो आपके जीवन में आज खुशी है तो कल कम तो मिलना ही मिलना है और उसके लिए मानसिक तैयार रहना है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर वासियों, आपके हम कुछ काम आ सके तो अपने जीवन का सौभाग्य मानूंगा। और मैं आज नवरात्रे हैं, मैं तो आपको गंगा के तरह जैसे निकाली में लाखों का फल मिलता है, फिर भी गंगा तो बंद नहीं है, उसके मात्र से जैसे पास होता है ऐसे कुछ जैसे कि जीवन है, क्योंकि ये जीवन कड़वा मीठा का टेस्ट भी मिलता है कि जब तक हमारे जीवन में कुछ कड़वा नहीं आवे तो मीठा का सही टेस्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए जीवन तो मतलब जो है, और इसलिए हमें ये अच्छा रहा बहन के समझिए कुंभ मेले का यही असली स्वरूप भी है। क्योंकि कुंभ मेले में क्या निकलता, पहले विष नियम है, उस विष से देवता भी असुर भी डर के मारे भागने प्लान बना लिया। तो महादेव को न चाहते हुए आगे बढ़ना पड़ा कि स्थिति को संभालने के लिए, और स्वयं आते मुस्कुराते हंसते हुए, हजार बार रोकने के बाद भी मुस्कुराते हुए हंसते हुए आए और स्थिति को ऐसे संभाल लिए कि जैसे कोई स्थिति गड़बड़ हुई नहीं। तो इसी तरीके से कुछ जीवन का पल होता है। ये नवरात्रे का दिन है। बहन को मैं आज भी कहता हूं कि एक बार निमंत्रण आपको त्र्यंबकेश्वर नीलगिरी पर्वत पे, कल नवरात्रे है, कल नवरात्रे है। और नवरात्रों को तो जरूर मैं चाहता हूं कि सप्तमी अष्टमी सप्तमी जाए न जाए, पर कम से कम जो है नौमी के दिन जो है, क्योंकि पंडित जी ने बताया हमको रात को 2 बजे के बाद अष्टमी खत्म हो रही है, नौमी का प्रभाव हो रहा है। इस समय हमारे प्राचीन, ये नहीं कि मेरा, भगवान शंकराचार्य के नियम के अनुसार आध्यात्मिक तमाम होने के बाद अखाड़े जो थे पहले से ही अष्टमी नौमी को रात को ही मनाते हैं। चाहे महादेव रात्रि को होता है, आसाम में होता है,
और जगह जहां विंध्याचल होता अनेक प्रकार का, तो रात्रि को ही मनाने की परंपरा है। तो बहन से मेरी ये प्रार्थना की, बहन कहीं मानसिक दान दे दिया, मां ये अपने आप में ये जननी है, वो यहाँ विकास का जन्म हो जाएगा जो आने वाला इतिहास याद करेगा, इसका भी नाम रहेगा। और आज में जो हम लोग बैठे हैं उनका भी नाम रहेगा। वृक्षारोपण का परंपरा है। तो मैंने कहा बहन इस समय आप भगवती रूप से भी हैं, और मैं चाहते थे कि ये जो पर्यावरण है ये तरकेश्वर सुंदर रहे, अच्छा रहे, देखने में भी ठीक रहे। इस तरीके से नीलगिरी पर्वत पे मैंने वृक्षारोपण का विचार किया। तो उसमें क्या है कि मैं चाहता हूं कि नीलगिरी पर्वत जो है महादेव के सामने है, नगर पालिका के सामने है, निकट का मामला है। बाहर के लोग आते थे देखते कि आपके चार भाइयों में क्या मामला है क्या नहीं है, नहीं नीचे के लोग हमें 40 रुपये में पैसा माने न माने, कोई बोले मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बोले मैं आदिवासी हूँ, कोई बोले मैं ठाकुर हूँ, कोई बोले मैं मराठा हूँ। भाई ये तो यही तो हमारी पहचान है, नहीं कि जब हम लोग हजारों होते हुए भी अनेक में भी एक है, इसलिए मतलब हमारी पहचान रही है। तो बहन से मैं कहूंगा वृक्षारोपण में आप जरूर, मेरा जो है निश्चित जो है, क्योंकि ये तो ये है जो ब्रिटिश काल का था 5 तारीख का, और ये जो है हमारा जो परंपरा के हिसाब से वो कहते हैं अमावस हरियाली, हरियाली अमावस को उन दिनों नियम है कि तमाम अनेक प्रकार का वृक्षारोपण की परंपरा होती है। एक तो 4 जून को चला गया या पहले उसको था, अब वो ब्रिटिश काल का है, क्योंकि उस समय यहाँ बरसात का कोई मामला था नहीं और नीचे धरती ठंडी नहीं थी, तो उस समय कुछ किया नहीं जा सकता था। अब इसका समय काल आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ बहन के हाथ से ही मतलब वृक्षारोपण का आरंभ कराया जाएगा। बाकी नेता तो बाहर का घर के देवता को भूल दिया जाता है। जैसे आपने कहा मुख्यमंत्री, अरे हमने सब नेता एक तरफ, बहन से तो रोज रोज काम पड़ना है। तो पहले जो है बहन से रोज काम पड़ना है, तो जहां जरूरत हो वहां पहले आदमी मिलता जुलता नहीं। तो बहन से चाहता हूँ बहन के हाथ से ही मतलब किया जा। ये कहते हुए भगवान फिर एक बार गोदावरी महारानी, अहिल्या महारानी, गोदावरी भगवान, ऋषि और उसके बाद तरकेश्वर, समस्त जो यहाँ की अध्यात्म की शक्ति है, चाहे निवृत्तिनाथ जी हो चाहे आदिनाथ हो। मैं आप लोगों को बात बता रहे हैं कि जितनी चिंता मेरी है उतना जोगी जी की चिंता भी रहती है। देश भर के नाथों की एक मात्र यह साधना का केंद्र है, तो उसको बोलते हैं तरकेश्वर, क्यों उनके आदिनाथ यही जन्म उनका हुआ था। इसलिए निवृत्तिनाथ नहीं, निवृत्तिनाथ को कहीं आदिनाथ मत मान लेना। कहने का अर्थ है कि आदिनाथ का जन्म हुआ था, इसलिए 12 साल में नाग पंचमी के दिन सारे के सारे जितने भी देश में है, तो कई बार हमसे लोग वार्तालाप करते रहते हैं कि तरकेश्वर का क्या है। हमने कहा महादेव कृपा है, जहाँ आदिनाथ की माया है, मैंने कहा जहाँ निवृत्तिनाथ की माया है और स्वयं इतने देवता रहते हैं, वहां तो सब ठीक ठाक ही रहता है। एक तरीके लोगों के एक हमारा ही नहीं है, ये अनेक लोगों का श्रद्धा का केंद्र रहा है। चाहे वो वैष्णव संत रहे, चाहे नाथ रहे, चाहे कोई और रहा, अनेक प्रकार का। तो हमें ये चिंतन करना है कि अपना निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के कुंभ मेले के बारे में सोचना है। ये मेरी विशेष आप लोगों से आग्रह है कि जब तक हम स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, जब तक न मैं अपना विकास कर सकते हैं, न सामाजिक विकास हो सकता है, न जो यात्री आने वाले हैं उनको क्या करना हो, बहन से हाथ पर जोड़कर कुशामत रामत करके और सारी वस्तुतः स्थिति जानकारी करके। क्योंकि उज्जैन में नियम है, उज्जैन का क्या नियम है सर, कि आपकी जमीन है तो उसमें मुख्यमंत्री से कहे सुन के हम लोगों ने लिखवा रखा है कि सिंहस्थ की भूमि है, न बेचा जा न कीना जा। और जैसे इनका बना हुआ था, एक जैन महात्मा ने 10-20 करोड़ रुपया रखा था। जैन साहब कलेक्टर थे, कलेक्टर जैन थे
त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळा सन 2027-28 साली संपन्न होत आहे. त्या दृष्टीने शासनाचा प्रस्ताव देण्यासाठी विविध आखाड्यांचे साधू महंत, माजी लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ यांच्या एका बैठकीचे आयोजन नगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आले होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जुना आखाड्याचे संरक्षक तथा आंतरराष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज हे होते. आखाडा परिषदेचे सचिव शंकरानंद सरस्वती महाराज, श्री पंचदशनाम जुना आखाड्याचे महामंडलेश्वर शिवगिरीजी महाराज, नगर परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्याधिकारी डॉक्टर श्रेया देवचक्के, माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लोहगावकर, महंत गिरिजानंद सरस्वती, महंत दुर्गानंद ब्रह्मचारी, महंत नीलकंठगिरी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तथा सूत्रसंचालन ज्येष्ठ नेते सुरेश तात्या गंगापुत्र यांनी केले. त्र्यंबकेश्वर हे दक्षिण भारतातील कुंभमेळ्याचे एकमेव ठिकाण आहे. इतर 3 ठिकाणी खास मेळा ॲक्ट लागू आहे, तो इथे सुद्धा लागू व्हावा असे प्रतिपादन राजेश दीक्षित यांनी केले. माजी नगरसेवक सागर उजे यांनी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन व्हावे, 3ही टाक्यांचे पाणी एकत्र आणण्यासाठी नियोजन करावे असे सांगितले. ज्येष्ठ नागरिक मधुकर कडलग यांनी भाविकांना शाही परवानगी बघता यावी यासाठी शाही मार्गाच्या दुतर्फा सोय करावी असे मत मांडले. नगर परिषदेचे उत्पन्न जास्त नसल्याने पाणी पुरवठ्याचे बिल त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट भरणार असल्याचे विश्वस्त संतोष कदम यांनी सांगितले. महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज यांनी गावातील स्वच्छता, अतिक्रमण, शौचालय, मटण विक्रीचे दुकाने अशा विविध विषयांवर चांगलीच कान उघडणी केली. परंतु मी आपणास एक आठवण देतो की मागील 2015-16 मध्ये ज्यावेळेस कुंभ समाप्तीची संपन्न झाला त्यावेळेस भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः हजर होते आणि फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की कुंभमेळा हा इतकी मोठी प्रक्रिया असते की आम्हाला फार अल्पावधी मिळाला. याची सुरुवात ज्या दिवशी समाप्ती होते त्या दिवशी पुढील 12 वर्षाची सुरुवात केली जाते. आणि तुम्ही म्हणता उशीर झाला. फडणवीस साहेब विसरले, तुम्ही आमदार खासदाराला बोलवता त्यापेक्षा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्याला बोलवून घ्यायचे आणि तुम्ही एक असा DPR तयार करा जो 1500 कोटी रुपयाचा असेल. आम्ही तुमच्या बरोबर आहे, हरिगिरीजी महाराज सारखे आहे आणि त्र्यंबकचा आपण नावलौकिक करू. तुम्ही मागे कशासाठी पाहता? आणि नगरपालिकेला बोलायचं झालं तर नगरपालिकेच्या अनेक समस्या आहेत. पूर्ण गाव तुम्ही आजच पॅक करून टाकलं. तुमचं कोणी प्रतिनिधी कर्मचारी पाहत नाही. काय पार्किंग, त्या शनी चौकात पार्किंग, स्मशानभूमीमध्ये पार्किंग, त्या रिंग रोडला पार्किंग, सगळीकडे जिकडे तिकडे पार्किंग. आणि कोणते प्रायव्हेट लोक पैसे घेतात, पावत्या फाडतात, तुम्ही झोपा काढता सर्व इथे. तुम्हाला काही हे नाही. तुम्ही सर्वांनी एकही करा. प्रशासक, मुख्य अधिकारी हा गावामध्ये फिरत नाही, गावातल्या समस्या पाहत नाही, कुठे साफसफाई होते हे बघत नाही. आणि पाण्याची किती दुरावस्था आहे. 3 योजना आहे तुमच्याकडे, तरी गावाला पाणी नाही. आलेल्या भाविकांना तुम्ही पाणी देऊ शकत नाही. आलेल्या भाविकांकडे तुम्ही प्रवेश फी म्हणून 50 रुपये शुल्क आकारता. त्यांच्यासाठी तुमच्याकडे कुठे शौचालय, कुठे युरियन आहे, काही नाही. तुम्ही या मूलभूत व्यवस्था का पुरू शकत नाही यांना? तुम्ही निधी मागतावर निधी तुम्हाला कमी पडणारच नाही. आणि तुम्ही प्रत्येक 12 वर्षाला काम करता, ते दर्जेदार नसतात. परत त्याची दुरावस्था काय असते? मागच्या सिंहस्थामध्ये तुम्हाला जे तलाव वगैरे सुशोभीकरण, सौंदर्यीकरण करून दिलं, त्याची आज काय अवस्था आहे? गावामध्ये तुमचे सफाई कामगार कुठे दिसतात? मंदिराकडे जा तुम्ही, सर्व ठिकाणी दुकानं लागलेले. तुमच्या दुकानासमोर तिथे टेबल ठेवलेले, तिथे टेबल वाढले, तिथे यात्रे करू, तिथे जायचं नाहीये. मग हे नगरपालिकेने पाहायचं नाही, कोणाला पाहायचं? किती वेळा मी पोलिसांना बोलतो गावात जायला जागा नाही, तेव्हा नगरपालिकावाले झोपलेले आहे. नगरपालिका म्हणजे सार्वजनिक संस्था आहे आणि ही स्वराज्य संस्था आहे. नागरिकांचा अधिकार आहे, ही आमचीच आहे. नगरपालिकेला सहकार्य करणे आमचीच जागा आहे. गावामध्ये किती कॉलनी नवीन झाल्या आहेत. तुमच्या इथे इतके नगर, इतक्या वसाहती बसलेल्या आहेत. तिथे नगरपालिकेसाठी काही जागा सोडल्या जातात की नाही? सोडलेल्या जागा कुठे गेल्या आहेत सगळ्याच्या? तिथे तुम्ही यात्रेकरूंसाठी कायमच्या सुविधा उपलब्ध करा, कायमचे स्ट्रक्चर करा. तिथे आम्ही तुम्हाला त्याची साथ देऊ. येथे आलेल्या भक्तांना, आलेल्या वारकऱ्यांना निवडनाथ यात्रेमध्ये त्यांना उपयोगी होईल.
गावामध्ये इथे मुकुंद तलावावर एक कॉलनी आहे, इथे बडा उदासच्या घरजवळ एक कॉलनी आहे, कैलास राजानगर कॉलनी आहे, दक्षिणेश्वर कैलास राजानगर कॉलनी आहे, अशा अनेक कॉलनी आहेत. ध्रुव हॉटेल जवळ एक कॉलनी आहे. एवढे महामंडलेश्वर शिवगिरीजी महाराज यांनी नगर परिषदेला साधूंची किंमत नाही, यामुळे एकतरी साधू नगरसेवक व्हावा असे मत व्यक्त केले. साधू सुद्धा राहतील ही माझी पूर्ण मागणी आहे. जसं मंदिर ट्रस्ट आहे त्याच्यात सुद्धा एक साधू 2-3 साधू त्या ट्रस्ट मध्ये राहतीलच हे तुम्हाला सांगायचं आहे. दुसरी गोष्ट जेवढा अधिकार आपण या ठिकाणी आता आमचे महाराज फार तळमळ आहे. आता नवीन अधिकारी एवढे छान आले. पहिल्यांदाच त्यांनी या ठिकाणी बोलवलं आणि पहिल्यांदा साधू सन्मान करून नगरसेवकांना सर्वांना अधिकाऱ्यांना इथं बोलवलं. म्हणून त्या ताईचं आपण खूप स्वागत करू की त्यांना ते कसा करावा. खरंच त्यांना माहिती पण मिळाली. आणि आज आपण एवढ्या दिवसापासून इथं पाहतो आहोत 4 गाड्या सुद्धा नगरपालिकेपुढे लावता येत. आल्या नगरपालिकेची अवस्था पाहिल्यानंतर वाटत नाही आपण त्र्यंबक मध्ये आलो. ही नगरपालिका अशी पाहिजे की भारतात 1 नंबर नगरपालिका आपली त्र्यंबकची पाहिजे. ही तुम्हाला सर्वांना विनंती. 50-200 गाड्या तर लागल्या पाहिजे कमीत कमी. पण आल्या काय अवस्था आपली किती कोटीने आपल्याला निधी येतो. म्हणून त्र्यंबकला प्रथमतः आज मुख्यमंत्रीच काय स्वतः पंतप्रधान आणण्याची शक्ती आमच्या हरगिरी बाबांमध्ये आहे. तुम्हाला अजूनही माहिती फोन करायला ते दूर पळत येते. पण आपण तो फायदा घेत नाही. त्र्यंबक नगरी एवढी सुशोभित होऊ शकते. यावेळी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष मनोज थेटे, गिरीश जोशी, एनडी गंगापुत्र, सुयोग वाडेकर, राजेंद्र शिरसाट, कल्पेश कदम, दीपक लोणारी, शांताराम बागुल, संजय कदम, दिनेश पाटील, त्रिविक्रम जोशी, उमेश सोनवणे आदींसह विविध साधूंनी आपापले विचार मांडले. मागील पंचवार्षिक नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लवगावकर यांनी DPR तयार असून मागील पंचवार्षिक मध्ये केलेल्या कामांची व नियोजनाची माहिती दिली. मागील वर्षीच त्र्यंबकराजाच्या कृपेने आम्ही त्र्यंबक नगर परिषदेमध्ये कुंभमेळ्याच्या नियोजनाच्या बैठकीचा विषय जनरल बोर्ड मध्ये घेतला आणि त्या जनरल बोर्ड मध्ये त्र्यंबक नगरीमध्ये हरिगिरी महाराजांना काय काय आवश्यकता आहे, काय काय पाहिजे याचा आम्ही सगळे ठराव मंजूर करून त्या ठरावाची प्रत सुद्धा माननीय हरिगिरीजी महाराजांकडे आम्ही दिलेली आहे. आणि विशेष करून कुंभमेळा चांगला व्हावा, गावातल्या संपूर्ण विकास नियोजन चांगलं व्हावं यासाठी हरिगिरी महाराजांच्या उपस्थितीमध्ये त्र्यंबक नगर परिषद आणि हरिगिरी महाराज पुरोहित संघ आणि सर्वांचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी डॉक्टर श्रेया देवचक्के यांनी पाणी पुरवठा लवकरच दैनंदिन करू, अतिक्रमणावर त्वरित कारवाई करू असे सांगितले. 1 महिना अजून होणार आहे मला या ठिकाणी रुजू होऊन. पण एक नक्कीच लक्षात आलं, मी सर्वात पहिल्यांदा मला इथे पाय ठेवल्यानंतरच एक गोष्ट, नाशिकची नागरिक म्हणून मी या ठिकाणी कायम आले, परंतु जेव्हा एक अधिकारी म्हणून या ठिकाणी आले तेव्हा मला सर्वात पहिल्यांदा ही जाणीव झाली की ही साधू संतांची भूमी आहे, ही पावन आणि चांगल्या अशा भाविकांची भूमी आहे, ही या सर्व नागरिकांची भूमी आहे. आणि या ठिकाणी मला बाकीच्या ठिकाणी जसं काम केलेलं आहे तसं करून चालणार नाही, तर या ठिकाणी मला वेगळं आणि विशेष असं महत्त्व देऊन काम करायला लागणार आहे. आज आपल्या या बैठकीमध्ये खूप जणांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या, पण सर्वात प्रथम मला असं वाटतं की कुंभमेळा हा आपल्या सर्व आखाड्यांशी संबंधित असतो, सर्व साधू संतांशी संबंधित असतो. त्यामुळे त्यांचे विचार आणि त्यांच्या सूचना आपल्यासाठी खूप महत्त्वाच्या असणार आहेत. त्यामुळे महाराजजींनी जशी सूचना केली त्याच्यानुसार लगेचच आपण या बैठकीचं आयोजन केलं आणि त्याला सर्वांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. आणि यामध्ये आता ही आपली प्राथमिक चर्चा आहे, अजून याला खूप मोठं रूप यायचं आहे. जसं आपल्याला एकाने सुचवलेलं आहे की बाकीच्या सुद्धा विभागांचे या ठिकाणी अधिकारी असायला हवे आहेत. आता सर्वात प्रथम आपण नगर परिषदेतर्फे ही बैठक आयोजित का केली, कारण जो काही कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने विकास करायचा आहे तो नगर परिषदेमार्फत होतो. त्यामुळे या गोष्टीची सुरुवात आपण आज केलेली आहे. बाकीच्या ज्या विभागांचा आपल्याला यामध्ये सहाय्य लागणार आहे त्यामध्ये सर्वात प्रथम मलाही कळलं ज्या दिवशी मी या ठिकाणी एंट्री केली तेव्हाच या ठिकाणी एक तर क्षेत्र छोटं आहे, आपण तिन्ही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले आहोत, त्यामुळे आपल्याला विस्तारासाठी कुठलीही
जागा नाही आणि पार्किंगची समस्या खूप मोठी आहे, हेही मी मान्य करते. आणि या गोष्टीसाठी मी जॉईन झाल्यानंतर चौथ्याच दिवशी SP साहेबांची स्वतः मी भेट घेतली आणि त्या ठिकाणी त्यांना या सर्व समस्या सांगितल्या आणि त्यांना याबाबत आम्हाला पोलिसांचं देखील यामध्ये सहकार्य मिळावं ही मी त्यांना लेखी स्वरूपात देखील मागणी केलेली आहे. आणि सेम हीच गोष्ट आपल्या मंदिराचे जे अध्यक्ष आहेत, नव्याने रुजू झालेले अध्यक्ष साहेब आहेत, डिस्ट्रिक्ट जज जिवणे साहेब आहेत, त्यांनी सुद्धा याबाबत लक्ष घातलेलं आहे आणि त्यांनी सुद्धा त्यांच्या स्तरावर हा पत्रव्यवहार केलेला आहे. परंतु मला असं सांगावंसं वाटतं की आज या बैठकीमध्ये तुम्ही हा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे नक्कीच याला खूप वजन येईल आणि याच्यावर पुढे बाकीच्या विभागांकडून आम्हाला जे सहकार्य मिळणार आहे ते लवकरच मिळेल आणि तुमची ही समस्या लवकरात लवकर आम्ही निष्कासित करू, मी असा शब्द देते. यावेळी नगर परिषदेचे अधिकारी पायल महाले, अभिजित इनामदार, हिरामण ठाकरे, शशिकांत भालेराव, राजेश अहिरे, अमोल दोंदे, नितीन शिंदे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.